हेलो दोस्तों। तो आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर कि ये क्लोनिंग वेक्टर क्या है, इसका डिफिनीशन क्या होता है। इसके हर एक प्रोसेस के ऊपर हम आज के क्लास में डिटेल से देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज के क्लास को थोड़ा भी स्किप ना करें और अच्छे से पूरे क्लास को अटेंड करें, क्योंकि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये जो क्लोनिंग वेक्टर आज के क्लास का टॉपिक है, ये आपके एग्जाम आपके से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्लोनिंग वेक्टर के डिफिनीशन की ओर कि क्लोनिंग वेक्टर हम किसे बोलते हैं। जब हम ये पता चल जाएगा कि क्लोनिंग वेक्टर हम किसे बोलते हैं, तो हमें और इसका प्रोसेस और आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए कि क्लोनिंग वेक्टर क्या है। तो क्लोनिंग वेक्टर जो है वे एक डीएनए का स्मॉल पीस होता है। आप सबसे पहले समझिए कि जो क्लोनिंग वेक्टर है वो डीएनए का एक स्मॉल पीस है जो जिसका स्टेबिलिटी मेंटेन होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो क्लोनिंग वेक्टर है जिसका स्टेबिलिटी मेंटेन होता है क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और जिसमें हम फॉरेन जीन को इंसर्ट करवाते हैं फॉर क्लोनिंग पर्पज के लिए। तो क्लोनिंग का मतलब यहाँ पर आप समझिए कि क्लोनिंग का मतलब क्या होता है। तो क्लोनिंग का मतलब कि फॉरेन जीन जो है, जो फॉरेन जीन है उनकी ढेर सारी कॉपियों का प्रोडक्शन करना ही क्लोनिंग कहलाता है। तो क्लोनिंग पर्पस के लिए ही क्लोनिंग वेक्टर में हम फॉरेन जीन को इंसर्ट करवाते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है, एक स्मॉल पीस है डीएनए का जिसकी स्टेबिलिटी पूरी तरीके से मेंटेन होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, और इसी क्लोनिंग वेक्टर में ही हम जो फॉरेन जीन है इनको इंसर्ट करवाते हैं क्लोनिंग पर्पज के लिए। तो आई होप कि आपका क्लोनिंग वेक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। व्हेन मेनी कॉपी आर प्रोड्यूस्ड ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन अ होस्ट सेल दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। तो अभी हमने आपको क्लोनिंग के बारे में समझाया, तो यहाँ पर आप एक बार फिर से समझिए कि क्लोनिंग क्या है। क्योंकि क्लोनिंग पर्पज के लिए ही क्लोनिंग वेक्टर में डीएनए फॉरेन जीन को हम इंसर्ट करवा रहे हैं। तो क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग मतलब कि जो फॉरेन जीन है, फॉरेन जीन की ढेर सारी कॉपियों का प्रोडक्शन ही कहलाता है क्लोनिंग। फॉरेन जीन की ढेर सारी कॉपियों का प्रोडक्शन ही कहलाता है क्लोनिंग। क्लोनिंग वेक्टर इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ अ जीन क्लोनिंग। जो क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर क्या है, सेंट्रल कंपोनेंट है जीन क्लोनिंग का। तो जीन क्लोनिंग अभी हमने बताया कि क्या है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर फॉरेन जीन है उन्हीं की ढेर सारी कॉपियों का प्रोडक्शन है। तो ये जो क्लोनिंग वेक्टर है वह सेंट्रल कंपोनेंट होता है जीन क्लोनिंग का। तो आई होप कि जितने भी हमने अभी तक पॉइंट बताए क्लोनिंग वेक्टर से रिलेटेड, आपके कॉन्सेप्ट उस पर पूरी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से बता दूं कि फॉरेन जीन या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर फॉरेन जीन ये क्या है, ये सब एक ही है जो कि हम डिफरेंट स्पीसीज से लाकर एक क्लोनिंग वेक्टर में उसे इंसर्ट करवा रहे हैं क्लोनिंग पर्पज के लिए। तो आइए अब हम चलते हैं क्लोनिंग फीचर की ओर कि जो क्लोनिंग वेक्टर हैं उनमें क्या क्या फीचर इन्वॉल्व होते हैं। तो उनके फीचर को देखने से हमें और कुछ उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी वहाँ से हमें प्राप्त होगी। तो जो क्लोनिंग वेक्टर का फीचर है उनमें सबसे पहला फीचर और बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है कि उनमें ओरिजिन ऑफ सेंटर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कुछ फीचर को, उसके बाद प्रत्येक फीचर के जो भी हमने फीचर बताएंगे, जो भी हम बताएंगे उनके सभी पर हम डिटेल से फिर देखेंगे। तो सबसे पहले क्लोनिंग वेक्टर के फीचर में है ओरिजिन ऑफ सेंटर। तो ओरिजिन होना चाहिए, सेंटर ऑफ ओरिजिन होना चाहिए। इन वेक्टर ओनली वन साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वेक्टर में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए केवल एक ही साइट होना चाहिए। पहला तो ओरिजिन ऑफ सेंटर होना चाहिए। ये क्या है ओरिजिन ऑफ सेंटर, ये आप थोड़ा सा बस रुके रहिए, हम इसको पूरे पॉइंट को कंप्लीट कराकर फिर से एक एक करके डिटेल से जानेंगे। तो ओरिजिन ऑफ सेंटर होना चाहिए। वेक्टर में केवल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए वन ही साइट होना चाहिए। इन वेक्टर में डू नॉट प्रेजेंट सेम टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक ही वेक्टर में एक ही प्रकार का रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ढेर सारे साइट अगर एक ही वेक्टर में प्रेजेंट रहे, तो मान लीजिए यही एक PBR 322 एक वेक्टर है, इसी में एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बहुत सारे साइट प्रेजेंट हो,
तो वहीं जो एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको जब ढेर सारे साइट मिलेंगे तो वे क्या करेगा, हर साइट से बाइंड होगा और वहां से उसको क्लीवेज करेगा, कट करेगा। तो क्या होगा कि जहां जहां पर उसके साइट होंगे एक ही वेक्टर में, तो वे सभी जगहों से कट करेगा। तो कट करने से क्या होगा कि जो वेक्टर है वह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए वेक्टर में एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए केवल एक ही साइट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हमने आपको बता दिया। तो आइए अब हम चलते हैं एक एक पॉइंट को, अब हम देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ सेंटर। तो सबसे पहला है कि उसके फीचर में ही, क्लोनिंग वेक्टर के फीचर में ही हम बात कर रहे हैं। तो उनमें पहला है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो रिप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बहुत ही होना इंपॉर्टेंट है वेक्टर के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पर वेक्टर के फीचर के ही बारे में बात कर रहे हैं। द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ डीएनए विच एक्ट एज ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन प्रोसेस इज नोन एज ओआरआई। इट इज अ कंट्रोल मैनी कॉपी ऑफ लिंक्ड डीएनए। तो जो ये वेक्टर है, जब इससे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाइंड करवाते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब हम बाइंड करवाते हैं, तो इस वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन वेक्टर में नहीं होगा तब तक जो फॉरेन जीन है, जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसका रिप्लिकेशन नहीं होगा। तो इसीलिए जो वेक्टर है उसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का बहुत ही होना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके वजह से ही जीन ऑफ इंटरेस्ट की ढेर सारी कॉपियां होस्ट के अंदर प्रोड्यूस्ड होती हैं। तो आपने देखा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का क्यों इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा देखेंगे क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट आर द रिकॉग्नाइजेशन साइट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रहेगा क्लोनिंग साइट का मतलब कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए जब वेक्टर में साइट रहेगा तभी तो वहां पर वे कट करेगा, जहां कट करने के बाद हम फॉरेन जीन को वहां पर बाइंड करवाएंगे। अगर क्लोनिंग साइट रहेगा ही नहीं तो वहां पर क्लोनिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कोई भी रिकॉग्नाइजेशन साइट नहीं रहेगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए जब कोई भी रिकॉग्नाइजेशन साइट नहीं रहेगा तो वहां पर जो वेक्टर है उसको हम कट नहीं कर पाएंगे। कट न कर पाने की वजह से हम वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी बाइंड नहीं करवा पाएंगे। तो इसीलिए क्लोनिंग साइट का भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं लास्ट फीचर की ओर, सेलेक्टेबल मार्कर। तो इसको आप ध्यान से समझिए। तो सेलेक्टेबल मार्कर इज कैरिड बाय वेक्टर। जो वेक्टर होते हैं वे सेलेक्टेबल मार्कर को कैरी किए होते हैं। तो यहाँ पर हम आपसे क्लास के स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं, हम इस क्लास में लिए हैं PBR 322 जो कि एक वेक्टर है। तो इस वेक्टर में अब हम बात कर रहे हैं सेलेक्टेबल मार्कर की। तो सेलेक्टेबल जो मार्कर होते हैं वे कैरी किए होते हैं वेक्टर। क्यों कैरी किए होते हैं अब इसको भी आप समझिए। टू अलाउ सेलेक्शन ऑफ पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म सेल। क्योंकि जब ये जो वेक्टर है वे जब सेलेक्टेबल मार्कर को अपने साथ कैरी नहीं किए रहेंगे तो हमें ये बाद में पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म सेल है, कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म या फिर रिकॉम्बिनेंट सेल है और कौन सा सेल अनरिकॉम्बिनेंट सेल है। तो इसीलिए जो ये वेक्टर होते हैं ये क्या किए होते हैं कि सेलेक्टेबल मार्कर को अपने साथ कैरी किए होते हैं। तो जो PBR 322 वेक्टर है ये टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन ये दो प्रकार के सेलेक्टेबल मार्कर को कंटेन किया रहता है, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, जो PBR 322 एक वेक्टर है, ये एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दो प्रकार के सेलेक्टेबल मार्कर को कैरी किया होता है। क्योंकि सेलेक्टेबल मार्कर से ही हमें पता चलता है कि जब सेलेक्टेबल मार्कर से ही हमें ये पता चलता है, जब हम होस्ट के सेल के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट की ढेर सारी कॉपियों का प्रोडक्शन कर लेते हैं तो वहां पर ये पता लगाया जाता है सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू कि कौन सा सेल रिकॉम्बिनेंट सेल है, कौन सा सेल अनरिकॉम्बिनेंट सेल है। तो जिस सेल में ये एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये दोनों ही प्रेजेंट होंगे वे रिकॉम्बिनेंट सेल होगा, और जिस सेल में प्रेजेंट नहीं होंगे वे अनरिकॉम्बिनेंट सेल होगा। तो और जो ये सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं ये क्या होते हैं,
कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। सम वेक्टर कंटेंट टू सिलेक्टेबल मार्कर, कुछ जो होते हैं वो टू सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, जैसे कि टू सिलेक्टेबल मार्कर को कंटेंट किए रहते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको एग्जांपल के रूप में बताया PBR 322 जो कि एक वेक्टर है। ये दो प्रकार के सेलेक्टेबल मार्कर को कंटेंट किया रहता है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो जो ये सिलेक्टेबल मार्कर है इसको हम एक और नए क्लास में अच्छे से डिटेल से जानेंगे कि सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर का यूज कहाँ होता है, किस लिए होता है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही देखेंगे। तो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर का टॉपिक है इसको हम और एक नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप का आपका जो क्लोनिंग वेक्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा आपका क्लियर हो चुका होगा। तो आज की क्लास में हमने क्लोनिंग वेक्टर को जाना और साथ ही साथ देखा कि क्लोनिंग वेक्टर का क्या क्या फीचर होने चाहिए। इन सभी बातों पर हमने आज की क्लास में डिटेल से जाना। तो अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं एक और नए क्लास को अटेंड कराऊंगा और वहां पर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।